हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आई थिंक आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। देखिए, इससे पहले पॉलिटी के दो मैंने आपको वीडियो प्रोवाइड कराए थे और उसमें मैंने राष्ट्रपति शासन शुरू किया था और राष्ट्रपति शासन से संबंधित मैंने कुछ आपको बेसिक जानकारी भी दी थी। उसी कड़ी में ये तीसरा वीडियो होगा और इसके बाद आपका एक वीडियो और आ सकता है राष्ट्रपति शासन पर। उसके बाद आपका राष्ट्रपति शासन का ये टॉपिक हो जाएगा फिनिश। उसके बाद अपने लोग क्या करेंगे, उसके बाद अपने लोग पॉलिटी को बिल्कुल स्टार्टिंग से शुरू करेंगे और उसको बिल्कुल एंड तक लेकर जाएंगे। और साथ ही साथ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं उनको भी अपने लोग सॉल्व करते हुए चलेंगे। जो PYQ होते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं, उनको भी अपने लोग सॉल्व करते हुए चलेंगे। तो समय को ना बर्बाद करते हुए आज राष्ट्रपति शासन में अपने लोग आगे की चर्चा को आरंभ करते हैं। देखिए, मैंने आपको राष्ट्रपति शासन से संबंधित अभी तक मैंने क्या बताया, मैं थोड़ा पीछे का रिकेप करा देता हूँ, उसके बाद मैं शुरू करता हूँ ताकि आपकी कनेक्टिविटी बनी रहे। सबसे पहले मैंने ये बताया था कि राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां संविधान के पार्ट 18 में रखी गई हैं। संविधान के पार्ट 18 में ही राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्ति, उसको बोलते हैं राष्ट्रपति की संवैधानिक तंत्र की विफलता की घोषणा की शक्ति। इसे ही व्यवहार में दोस्तों क्या कहा जाता है, इसे ही व्यवहार में राष्ट्रपति शासन कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद मैंने राष्ट्रपति शासन से संबंधित आपको 4 आर्टिकल बताए थे, 4 अनुच्छेद बताए थे। सबसे पहले मैंने बताया था आपको आर्टिकल 355। आर्टिकल 355 मैंने क्या बताया था, आर्टिकल 355 में मैंने आपको बताया था कि आर्टिकल 355 क्या करता है, ये संघ सरकार के उत्तरदायित्व बताता है राज्यों के प्रति। मैंने 3 उत्तरदायित्व बताए थे, पीछे मैं बता चुका हूँ पीछे वीडियो में, तो इसलिए इसको अब यहाँ पर चर्चा नहीं करेंगे। उसके बाद मैंने आपको आर्टिकल 365 बताया था। आर्टिकल 365 में क्या बताया था, आर्टिकल 365 में ये था कि संघ सरकार राज्य सरकारों को निर्देश देती है और राज्य सरकारें यदि संघ सरकार के निर्देशों का पालन नहीं करती हैं तो उस प्रांत में इस घटना को, इसे भी संवैधानिक तंत्र की विफलता समझा जाएगा। यानी संघ के द्वारा निर्देशों का अगर राज्य सरकारें पालन नहीं करेंगी तो इसे भी संवैधानिक तंत्र की विफलता समझा जाएगा। और इस बेस को, इसको आधार बनाते हुए संघ सरकार क्या कर सकती है, उस राज्य में या उस प्रांत में क्या कर सकती है, राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर सकती है। मैंने आपको ये भी बताया था आर्टिकल 355 और आर्टिकल 356 क्या कर सकते हैं, ये राष्ट्रपति शासन को एक आधार प्रदान करते हैं। एक क्वेश्चन आपसे यहाँ पर ऐसे पूछा जा सकता है कि संविधान के कौन कौन से अनुच्छेद राष्ट्रपति शासन से संबंधित हैं। तो आपको ऑप्शन में दे सकते हैं आर्टिकल 356, आर्टिकल 355, आर्टिकल 357, आर्टिकल 365। दूसरा स्टेटमेंट दे सकते हैं आर्टिकल 355, आर्टिकल 356, आर्टिकल 352। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन बना सकते हैं। तो आपको ये चारों आर्टिकल आपको पता होने चाहिए कि राष्ट्रपति शासन के लिए ये 4 आर्टिकल बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हैं आपके लिए। आर्टिकल 355, आर्टिकल 356 और आर्टिकल 357, उसके बाद आर्टिकल 365। फिर अपने लोगों ने जो शुरू किया था वो आर्टिकल 365 शुरू किया था। कौन सा शुरू किया था माय डियर स्टूडेंट, आर्टिकल 365, सॉरी आर्टिकल 356। आर्टिकल 356 में मैंने बताया था यदि कोई राज्य सरकार संविधान के उपबंधों के अनुसार शासन नहीं चलाती है तो उसे क्या समझा जाएगा, उसे उस राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता समझा जाएगा। और आर्टिकल 356 में क्या बात लिखी है, आर्टिकल 356 में लिखा है कि यदि राज्यपाल के प्रतिवेदन, यदि राज्यपाल के प्रतिवेदन या अन्यथा से राष्ट्रपति का यह समाधान हो जाए कि किसी प्रांत में संविधान के प्रावधानों के अनुसार शासन नहीं चलाया जा रहा है तो राष्ट्रपति उस प्रांत में संवैधानिक तंत्र की विफलता की घोषणा करेगा। इसे ही व्यवहार में राष्ट्रपति शासन कहते हैं। और मैंने आपको राज्यपाल का प्रतिवेदन और अन्यथा इन दोनों शब्दों से अच्छी तरीके से परिचित कराते हुए इनके व्यवहारिक पक्ष को भी समझा दिया था। अन्यथा शब्द को संविधान में बिल्कुल भी डिफाइन नहीं किया गया है, ठीक है ना। और राज्यपाल के प्रतिवेदन पर भी मैंने आपको बहुत अच्छे से एक नॉलेज दे दी थी, एक विस्तृत चर्चा कर दी थी। तो मुझे लगता है आपको इन दोनों ही शब्दों पर अच्छी आपकी समझ विकसित हो गई है। उसके बाद अपने लोग अब आगे आए। जब राष्ट्रपति किसी प्रांत में राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर देता है उसके बाद क्या होता है, उसके बाद होता है घोषणा का विस्तार। तो आप नेक्स्ट हेडिंग डालिए घोषणा का विस्तार। माय डियर स्टूडेंट, आप लोग हेडिंग डालिए घोषणा का विस्तार। देखिए, मैं पहले उसको लिखाता हूं, उसके बाद मैं आपको एक एक चीज समझा के जाऊंगा, ठीक है ना, कि घोषणा, राष्ट्रपति शासन की घोषणा कैसे कैसे आगे बढ़ती है, मैक्सिमम कितने लंबे समय तक राष्ट्रपति शासन लगता है, इसमें बहुत ज्यादा मिथ बना रहता है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रहती है, उसमें सारी ही भ्रांतियां आज मैं दूर करके जाऊंगा आपकी, ठीक है। घोषणा का विस्तार, इसमें आप लिखना शुरू कीजिए। लिखिए, मैं इसको पहले लिखाता हूं, उसके बाद मैं इसको समझाता हूं आपको अच्छे से। देखिए,
यदि संसद के दोनों सदन, लिखिए, यदि संसद के दोनों सदन, यदि संसद के दोनों सदन, यदि संसद के दोनों सदन अलग अलग, यदि संसद के दोनों सदन अलग अलग, यदि संसद के दोनों सदन अलग अलग साधारण बहुमत से, यदि संसद के दोनों सदन अलग अलग साधारण बहुमत से, साधारण बहुमत से राष्ट्रपति शासन की घोषणा का अनुमोदन कर देते हैं, साधारण बहुमत से राष्ट्रपति शासन की घोषणा का अनुमोदन, अनुमोदन का होता है रेक्टिफिकेशन, अनुमति देते हैं, ठीक है ना, साधारण बहुमत से राष्ट्रपति शासन की घोषणा का अनुमोदन कर देते हैं, अनुमोदन कर देते हैं, तो यह घोषणा 6 माह के लिए आगे बढ़ जाती है, तो यह घोषणा 6 माह के लिए आगे बढ़ जाती है। 6 माह को अंडरलाइन कर लीजिए, साधारण बहुमत को अंडरलाइन कर लीजिए, मैंने अभी आपको लिखा है। यदि संसद के दोनों सदन, दोनों सदन को अंडरलाइन कीजिए, यदि संसद के दोनों सदन अलग अलग साधारण बहुमत से, साधारण बहुमत को अंडरलाइन कीजिए, साधारण बहुमत से, ठीक है ना, साधारण बहुमत से राष्ट्रपति शासन की घोषणा का अनुमोदन कर देते हैं, तो यह घोषणा 6 माह के लिए आगे बढ़ जाती है। 6 माह को अंडरलाइन कर दीजिए, तो यह घोषणा 6 माह के लिए आगे बढ़ जाती है। फिर इसमें लिखिए, इसी में लिखिए, इसी प्रक्रिया से इसको दूसरी बार भी आगे बढ़ाया जा सकता है, इसी प्रक्रिया से इसको दूसरी बार भी आगे बढ़ाया जा सकता है, इसी प्रक्रिया से इसको दूसरी बार भी आगे बढ़ाया जा सकता है। अब आप आगे लिखिए इसमें, लेकिन यदि राष्ट्रपति शासन को 1 वर्ष से अधिक, लेकिन यदि राष्ट्रपति शासन को 1 वर्ष से अधिक, लेकिन यदि राष्ट्रपति शासन को 1 वर्ष से अधिक आगे बढ़ाना है तो, लेकिन यदि राष्ट्रपति शासन को 1 वर्ष से अधिक, 1 वर्ष को अंडरलाइन कीजिए, लेकिन यदि राष्ट्रपति शासन को 1 वर्ष से अधिक आगे बढ़ाना है तो 2 शर्तों का पूरा होना आवश्यक है, तो 2 शर्तों का पूरा होना आवश्यक है, तो 2 शर्तों का पूरा होना आवश्यक है। 2 शर्तें लिखिए, कौन कौन सी है, पहले लिखिए, 2 शर्तों का पूरा होना आवश्यक है। पहली शर्त लिखिए, देखिए पहली, यदि अनुच्छेद 352 के तहत, यदि अनुच्छेद 352 के तहत, यदि अनुच्छेद 352 के तहत देश में आपातकाल लगा हो, पहली शर्त लिखिए, यदि अनुच्छेद 352 के तहत देश में आपातकाल लगा हो, देश में आपातकाल लगा हो। फिर देखिए, लिखिए और, अथवा नहीं, यहां पर और है, ठीक है ना, एंड, और दूसरा पॉइंट लिखिए, दूसरी शर्त लिखिए, और भारत का चुनाव आयोग, भारत का चुनाव आयोग, और भारत का चुनाव आयोग, भारत का चुनाव आयोग यहां प्रमाणित कर दे, और भारत का चुनाव आयोग यहां प्रमाणित कर दे कि उस प्रांत में चुनाव कराना संभव नहीं, और यदि भारत का चुनाव आयोग यहां प्रमाणित कर दे कि उस प्रांत में चुनाव कराना संभव नहीं, उस प्रांत में चुनाव कराना संभव नहीं, तो राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि किसी प्रांत में 3 वर्ष तक होगी, तो राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि किसी प्रांत में 3 वर्ष तक होगी, तो राष्ट्रपति शासन की किसी प्रांत में अवधि 3 वर्ष तक होगी। 3 वर्ष को अंडरलाइन कीजिए, तो किसी प्रांत में राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि 3 वर्ष तक होगी। आई थिंक आपने ये सब कुछ नोट कर लिया होगा जो मैंने आपको बताया, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले मैंने ये कहा, यदि संसद के दोनों सदन, देखो यहाँ पर एक बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट रहता है कि राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि कितनी होती है, 1 वर्ष होती है या 3 वर्ष होती है। अगर आपसे क्वेश्चन कभी पूछ लिया जाए राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि कितनी होती है, ऑप्शन 1 वर्ष हो, 2 वर्ष हो, 3 वर्ष हो या अनंत काल तक हो, तो आप हमेशा आंसर क्या करेंगे, हमेशा आंसर करेंगे 3 वर्ष। लेकिन आप एक क्वेश्चन करेंगे, सर क्या आप अधिकतम अवधि 3 वर्ष बता रहे हो, लेकिन पंजाब में फिर 5 साल राष्ट्रपति शासन कैसे लगा रहा, जम्मू कश्मीर में काफी लंबे समय तक राष्ट्रपति शासन लगा रहा,
पेशेंस बना के रखिए, इन सभी का जवाब मैं आपको देके जाऊंगा। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, आपको पॉलिटी में एक एक चीज क्लियर करा के जाऊंगा, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। बस आप लोग क्या कीजिए, अच्छे से पढ़ते रहिए, पढ़ने में कोई कोताही मत कीजिए। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप मुझसे पढ़ रहे हैं तब कोताही, आप किसी से पढ़ रहे हैं, किसी भी टीचर से, किसी भी अध्यापक से पढ़ रहे हैं तो ईमानदारी से पढ़िए। अगर अध्यापक आपको ईमानदारी से, पूरी डेडिकेशन से पढ़ा रहा है तो आपको पूरी डेडिकेशन और ईमानदारी से पढ़ना जरूरी है। और एक चीज और भी मैं बता दूं आपको माय डियर स्टूडेंट, कोई कोचिंग, कोई अध्यापक आपकी जॉब नहीं लगा सकता। कोई कोचिंग किसी अध्यापक की आपकी सक्सेस में केवल 30% ही रोल होता है, बाकी 70% आपका ही रोल होता है। मैं तो बस पढ़ा के चला जाऊंगा, इस पर मेहनत किसको करनी है, आपको ही करनी है। तो आप कहीं पर भी पढ़ रहे हो तो मेरी आपसे ये विनती है, विनम्र निवेदन है कि आप घर पर मेहनत ज़्यादा कीजिए। मैं आपको एक माध्यम की तरह, आपके साथ एक कृष्ण की तरह चल रहा हूँ, आपका सारथी हूँ, लेकिन बाण तो आपको ही चलाना है, निशाने को आपको ही भेजना है मेरे माय डियर स्टूडेंट। ठीक है, तो मैं पूरी ईमानदारी से, पूरी डेडिकेशन से आपको पढ़ाने के लिए यहाँ पर खड़ा हूँ और आपको बहुत ही बेहतरीन कंटेंट देने की कोशिश करूंगा, और मैं दे भी रहा हूँ और इससे भी बेहतर से बेहतर आपको कंटेंट दूंगा। बस आप पूरी ईमानदारी और डेडिकेशन के साथ मेरे साथ जुड़कर पढ़ते रहिए। ठीक है ना, सफलता जरूर मिलेगी। किस्मत कर, आपको पता है मेहनत करने वालों की कभी हार होती नहीं है दोस्तों। ओके, चलिए देखिए, तो मैंने आपसे क्या कहा, देखो राष्ट्रपति शासन की घोषणा होती है तो होता क्या है, ये घोषणा 2 माह तक, कब तक, 2 माह तक। अब देखिए, आप पूरी पेशेंस से इधर ध्यान दीजिए बोर्ड की तरफ। 2 माह तक, देखो मैं आपको थोड़ा फनी तरीके से समझाता हूँ। मान लेते हैं हमारे राष्ट्रपति हैं, ठीक है ना, हालांकि इस टाइम राष्ट्रपति जो है हमारी द्रौपदी मुर्मू मैम है, ठीक है ना। आप लोग इसको अन्यथा में ना लीजिए, मैं किसी का उपहास नहीं उड़ा सकता क्योंकि वो भारत की सबसे बड़ी संवैधानिक पोस्ट पर बैठी हुई हैं, तो इसका तो मैं सपने में भी नहीं सोच सकता। बस मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ, ठीक है ना। मान लेते हैं हमारे प्रेसिडेंट हैं, ठीक है ना, इन्होंने क्या किया, राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर दी, प्रेसिडेंट रूल, प्रेसिडेंट रूल की घोषणा कर दी। अब होगा क्या, प्रेसिडेंट रूल की घोषणा करेंगी तो ये क्या रहेगी, ये 2 माह तक ही वैलिड रहेगा। कब तक वैलिड रहेगा ये राष्ट्रपति शासन की। मान लेते हैं कि मोदी जी ने जो है बंगाल में राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर दी है। अब घोषणा के बाद, घोषणा जैसी होगी तो ये 2 माह तक तो बंगाल में वैलिड रहेगा। अब 2 माह के भीतर ही, मिनिमम 2 मंथ, अंडर 2 मंथ हमें क्या करना पड़ेगा, संसद के दोनों सदनों से इसका अनुमोदन अगर हम नहीं कराएंगे तो ये घोषणा स्वतः ही खारिज हो जाएगी, स्वतः ही निरस्त हो जाएगी। वही मैंने आपको लिखा है कि राष्ट्रपति शासन की घोषणा के 2 मंथ के भीतर ही संसद के दोनों सदन अलग अलग, कैसे, एक साथ नहीं, अलग अलग। देखो मैं इन सब चीजों पर जोर दे रहा हूं, मैंने अंडरलाइन कराई है क्योंकि यही पॉलिटी में बहुत सिली मिस्टेक्स होती हैं, उनसे क्वेश्चन गलत होते हैं, और इन्हीं सिली मिस्टेक्स को आपको रटना है, पकड़ बनानी है, मजबूत करना है, ताकि आपसे अगर बारीक से भी एग्जामिनर ने बारीक सा भी चेंज किया है आपको तुरंत पकड़ लो। जैसे माइक्रोस्कोप नहीं छोटी चीजों को बहुत बड़ा करके दिखा देता है, आपको दूर से दिखना चाहिए, अरे ये तो मैंने पहले ही सोच के रखा था, आपने क्वेश्चन बनाया। ठीक है, देखिए, तो 2 माह के भीतर ही क्या करेगा, संसद क्या करेगी, इसका अनुमोदन करेगी। अब देखो 2 माह का मतलब है, आज कितनी डेट है यार, मुझे डेट तो याद नहीं आ रही, चलो मैं एग्जांपल से मान लेता हूं कि आज 9 दिसंबर है, चलो 10 दिसंबर का एग्जांपल लेते हैं सीधे अपने को। आज 10 दिसंबर है, 10 दिसंबर को क्या हो गई, प्रेसिडेंट रूल की घोषणा हो गई। अब 10 जनवरी तक आपका 1 मंथ हो जाएगा और 10 फरवरी तक आपका 2 मंथ हो जाएगा। अगर 10 फरवरी से पहले, 10 फरवरी आने से पहले अगर इसको संसद के दोनों सदनों से अनुमोदित नहीं कराया गया तो ये राष्ट्रपति शासन की जो घोषणा बंगाल में हुई है ये अपने आप क्या हो जाएगी, खारिज हो जाएगी। तो यहां तक कि आपको कहानी समझ में आ रही है कि राष्ट्रपति शासन की घोषणा करते ही 2 माह के भीतर ही संसद का अनुमोदन कराना अति आवश्यक है। अब संसद के दोनों सदन यानी कि लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा क्या करेंगी, इसका अनुमोदन करेंगी। किसका, राष्ट्रपति शासन का, प्रेसिडेंट रूल का। अनुमोदन का मतलब यहां पर क्या होता है, अनुमोदन का मतलब ये होता है कि अब क्या रखा जाएगा, राष्ट्रपति शासन को हमको, मतलब हमने 2 माह के लिए लगाया था बंगाल में राष्ट्रपति शासन, बंगाल में,
लेकिन बंगाल में स्थितियां जो है अभी भी बेकाबू हैं, अभी भी वहां पर स्थितियां कंट्रोल में नहीं आई हैं। हम चाहते हैं कि राष्ट्रपति शासन अभी और आगे बढ़े। उसके लिए हम क्या करेंगे, संसद के दोनों सदनों से इसका अनुमोदन कराएंगे और उसके लिए हम क्या करते हैं, हम दोनों सदनों में बिल रखते हैं। क्या रखते हैं, इस बिल रखते हैं, विधेयक रखते हैं, ठीक है। इस विधेयक पर क्या होगी, फिर वोटिंग होगी। क्या होगी, इस विधेयक पर वोटिंग होगी। क्या होगी, वोटिंग होगी। और जो वोटिंग होगी वो कौन से बहुमत से होगी, वोटिंग होगी वो होगी साधारण बहुमत से। कौन से बहुमत से होगी, साधारण बहुमत से। इसको बोलते हैं सिंपल मेजोरिटी। क्या बोलते हैं, सिंपल मेजोरिटी। देखिए मैंने जो अभी तक आपको लिखाया है उन्हीं टर्मिनोलॉजी को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। लोकसभा राज्यसभा क्या करेंगे, इसका अनुमोदन करेंगे। अनुमोदन का मतलब है क्या, बिल रखा जाएगा, बिल पर क्या होगी, वोटिंग होगी। वोटिंग कैसे होगी, साधारण बहुमत से। अब सबसे पहले तो आप ये समझिए वोटिंग होती कैसे है लोकसभा राज्यसभा में। ऐसा तो नहीं होती जैसे अपने लोग ठप्पा लगा देते हैं बैलेट पेपर पर, जाओ हम इसको चुनते हैं। फिर आप देखोगे विधानसभा के चुनाव में या लोकसभा के चुनाव में ईवीएम से हो जाती है। फिर संसद में वोटिंग कैसे होती होगी, ये भी तो सोचने वाली बात है। देखिए संसद में वोटिंग कैसे होती है, जो माननीय सांसद लोग अपनी सीट पर बैठे हुए होते हैं, उनकी सीट पर 3 बटन लगे होते हैं। एक ग्रीन बटन होता है, एक रेड बटन होता है, एक येलो बटन होता है। अगर किसी बिल पर हमें हाँ करना है तो हम ग्रीन बटन दबा देंगे। अगर किसी बिल को हमें कहना है कि नहीं हमें इस पे नेगेटिव वोट देना है तो हम रेड बटन दबा देंगे। और किसी बिल पर हमें कोई ना तो हाँ करना ना करना होता नहीं, कभी कभी आप फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज देते हैं, उधर से ना तो रिस्पॉन्ड ही नहीं आ रहा, ना हाँ हो रहा है ना हो रहा है, बड़ी टेंशन में, ठीक है ना। ये वो स्थिति होती है। इस स्थिति को बनाए रखने के लिए लोग क्या करते हैं, पीला बटन दबा देते हैं कि ना तो हम समर्थन कर रहे हैं और ना ही हम इसका ना ही इसका समर्थन कर रहे हैं और ना इसको मना कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए येलो बटन होता है, वो उदासीन न्यूट्रल वोट होता है। जैसे कि आप जाते हैं अब नोटा दबा देते हैं, इस तरीके से तो वोटिंग होती है। अब साधारण बहुमत से किस तरीके से वोटिंग होगी, ये साधारण बहुमत क्या होता है ये भी तो समझना जरूरी है ना। देखिए तो आपको यहां तक चीजें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। अब मैं आपको साधारण बहुमत समझाने जा रहा हूं। देखिए सिंपल मेजोरिटी, इसको बोलते हैं साधारण बहुमत। एक दिन मैं सारे बहुमत आपको समझा दूंगा किसी दिन क्लास लेके। देखो होता कैसे साधारण बहुमत, ये है लोकसभा और ये है आपकी राज्यसभा। लोकसभा में प्रेजेंट में कितने मेंबर हैं, 543। 2 एंग्लो इंडियन को हटा दिया गया है। राज्यसभा में कितने हैं, 245। कितने हैं। अब जब आप संसद का टॉपिक पढ़ेंगे तो संसद के टॉपिक आप जब पढ़ेंगे तो आपको एक टॉपिक मिलेगा वहां पर कोरम। कौन सा टॉपिक मिलेगा, गणपूर्ति बोलते हैं इसको, हिंदी में क्या बोलते हैं, गणपूर्ति, कोरम। और संसद के इस टॉपिक में ये बताया गया है कि संसद का सत्र चलाने के लिए, संसद की बैठक करने के लिए, किसी बिल पर वोटिंग करने के लिए आपको कम से कम संसद की कुल सदस्य संख्या का 10% होना अनिवार्य है। जब तक ये 10% सदस्य संख्या पूरी नहीं होगी तब तक संसद का सत्र नहीं चलेगा, संसद की कोई वोटिंग नहीं, संसद की कोई बैठक नहीं होगी, संसद में कोई बिल पास नहीं होगा। तो अगर लोकसभा का गणपूर्ति देखें तो कितना है, ये लगभग 55 सीटें बनती हैं। राज्यसभा का कोरम देंगे तो लगभग ये 25 सीटें बनती हैं। यानी लोकसभा का सत्र चलाने के लिए, लोकसभा की बैठक करने के लिए कम से कम लोकसभा में 55 सदस्य तो मौजूद होने ही चाहिए। और राज्यसभा का कोरम चलाने के लिए, राज्यसभा की बैठक को करने के लिए कम से कम 25 सदस्य तो चाहिए ही चाहिए। क्या कोरम समझ में आया। ओके दोस्तों, अब देखिए हम मान लेते हैं कि ये हमने 10 दिसंबर को लगाया था राष्ट्रपति शासन और हम इसको क्या कर रहे हैं, 10 जनवरी को ये कंप्लीट होने वाला था। हमने 5 जनवरी को क्या किया, हमने संसद में वोटिंग कराई, हमें आगे बढ़ाना है 6 माह के लिए। तो उस दिन कितने मेंबर मौजूद थे लोकसभा में, 120। अब 120 में क्या होगा, 120 में अगर 61 लोग बिल के पक्ष में वोट डाल देंगे, क्या करेंगे, बिल के पक्ष में वोट डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, लोकसभा अनुमोदित कर देगी। और ऐसे ही राज्यसभा में भी अगर सिंपल मेजोरिटी से बिल पारित हो जाएगा तो राज्यसभा भी अनुमोदित कर देगी। तो ये फिर राष्ट्रपति शासन की घोषणा कब तक बढ़ जाएगी, 6 माह तक बढ़ जाएगी। क्या समझ में आया। अच्छा मैं आपको एक चीज यहां पर यह भी समझा देता हूं कि मान लो कि राष्ट्रपति शासन की घोषणा हो गई, ठीक है, 2 माह के भीतर हमें क्या कराना है, हमें इस घोषणा का विस्तार कराना है। और इसी बीच दुर्भाग्यवश क्या हो गई, लोकसभा भंग हो गई।
क्या हो गई? लोकसभा भंग हो गई। अब क्या करेंगे भाई? हमने अभी तक तो ये पढ़ा था कि संसद के दोनों सदनों का अनुमोदन होना जरूरी है, लेकिन लोकसभा तो भंग हो गई दोस्तों। अब क्या होगा? अब क्या 6 माह तक बिल आगे नहीं बढ़ेगा? क्या 2 माह के भीतर ही राष्ट्रपति शासन समाप्त हो जाएगा? घबराइए मत। हमारे संविधान सभा में जो संविधान निर्माता थे वो देवदूत की तरह थे, वो बहुत ही दूरदर्शी थे माय डियर स्टूडेंट। उन्हें पता है कि कभी भी ऐसी बहुत रेयर से रेयर कंडीशन है ऐसा हो, लेकिन उन्होंने सोचा क्या पता कभी रेयर से रेयर कंडीशन हो भी जाती है। कभी कभी आप कॉफी पीने जाते हैं और आपको पता है कोई दूसरा किसी के साथ कॉफी पी रहा होता है, तो कंडीशन रेयर से रेयरेस्ट होती है क्योंकि हम कभी ऐसा सोचते नहीं है, फिर वो कॉफी हमारे लिए जहर की तरह बन जाती है। आई थिंक आप समझ रहे होंगे। तो क्या होगा अगर लोकसभा भंग हो गई? अब हम कैसे अनुमोदन करेंगे इसका? इसके लिए भी संविधान में उन्होंने तरीका बताया। उन्होंने कहा अगर लोकसभा भंग हो गई, लोकसभा भंग हो गई तो घबराइए मत। आप क्या कीजिए, 2 माह के अंदर 2 माह के अंदर राज्यसभा से क्या कीजिए, अनुमोदन करा लीजिए। क्या कीजिए? राज्यसभा से अनुमोदन करा लीजिए। और राज्यसभा से अनुमोदन कराने के लिए इसको 6 माह तक आगे बढ़ा लीजिए। लेकिन भाई जिस दिन लोकसभा का गठन हो जाएगा, पुनर्गठित लोकसभा, जिस दिन नई लोकसभा का गठन होगा, पुनर्गठित लोकसभा के 30 दिन के अंदर, यानी 1 माह के अंदर हमें क्या करना पड़ेगा? इस राष्ट्रपति शासन की घोषणा का अनुमोदन कराना पड़ेगा। और जैसे ही राष्ट्रपति शासन की घोषणा का अनुमोदन हो जाएगा, दोनों सदनों से अनुमोदन हो जाएगा, घोषणा पूरी तरीके से 6 माह के लिए आगे बढ़ जाएगी। तो आपको समझ में आया अगर लोकसभा भंग हो तो हम किस कंडीशन में कैसे आगे की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। लोकसभा भंग हो तो हम 2 माह के अंदर राज्यसभा से अनुमोदन करा के घोषणा का विस्तार करा लेंगे। और जैसे ही नई लोकसभा गठित होगी, नई लोकसभा गठित होते ही हम क्या करेंगे, 30 दिन के भीतर राष्ट्रपति शासन की घोषणा का अनुमोदन करा लेंगे। दोनों कंडीशन फिर फुलफिल हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। देखो राष्ट्रपति शासन 2 माह के लिए लगा, फिर क्या हुआ, लोकसभा और राज्यसभा से इसको पास कराया गया। और कैसे? सिंपल मेजोरिटी, ये आप चार्ट बना लीजिएगा, सिंपल मेजोरिटी से पास कराया गया। सिंपल मेजोरिटी से जब एक बार, तो ये क्या हो जाएगा, 6 माह के लिए बढ़ जाएगा। फिर हम, लेकिन 6 माह के लिए बढ़ जाएगा, लेकिन 6 माह में भी कंडीशन वहां पर सही नहीं हो पाई, हमें राष्ट्रपति शासन के और आगे बढ़ाना है क्योंकि बंगाल में मामला अभी भी खराब चल रहा है। तो हम क्या करेंगे, दूसरी बार भी इसको 6 माह के लिए आगे बढ़ा लेंगे। अब ये टाइम कितना हो जाएगा, ये टाइम हो जाएगा 1 वर्ष। कितना हो जाएगा, ये टाइम हो जाएगा 1 वर्ष। लेकिन अगर 1 वर्ष में भी बंगाल में कंडीशन सही नहीं हो रही है, राष्ट्रपति शासन को और ज्यादा आगे बढ़ाना है, तब क्या करना पड़ेगा? राष्ट्रपति शासन को अगर 1 वर्ष से आगे बढ़ाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको 2 शर्तों को पूरा करना बहुत जरूरी है। वो 2 शर्तें देखिए कौन सी होंगी। पहली शर्त मैंने आपको क्या बताई थी, आर्टिकल 352 के तहत आपातकाल लागू हो। क्या लागू हो? आपातकाल लागू हो। दूसरी शर्त क्या बताई थी? दूसरी शर्त मैंने आपको बताई थी, भारत का चुनाव आयोग प्रमाणित कर दे कि चुनाव संभव नहीं है। अब देखिए क्या होगा, भारत का चुनाव आयोग प्रमाणित कर दे कि चुनाव संभव नहीं है, फिर क्या होगा, घोषणा का विस्तार फिर 6 माह के लिए हो जाएगा। एक तब होगा जब ये 2 कंडीशन फुलफिल होंगी, तभी 1 वर्ष से आगे राष्ट्रपति शासन बढ़ेगा। जब तक ये दोनों कंडीशन फुलफिल नहीं होंगी, यानी ये भी हो और ये भी हो, ऐसा नहीं केवल एक हो, केवल आपातकाल लागू और आप 6 माह के लिए बढ़ा देंगे, तब भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर ऐसे नहीं लिखा है, यहाँ पर ऐसे लिखा है, ऐसे, ठीक है ना, और करके, ओके। तो 6 माह के लिए आगे बढ़ जाएगा। हम कह रहे हैं कि फिर भी मामला कंट्रोल में नहीं आया, हमने फिर 6 माह के लिए आगे बढ़ा दिया। फिर भी मामला कंट्रोल में नहीं आया, हमने फिर 6 माह के लिए आगे बढ़ा दिया। फिर भी मामला कंट्रोल में नहीं आया, हमने फिर 6 माह के लिए बढ़ा दिया। क्या फिर से आगे बढ़ा देंगे? नहीं नहीं, फिर आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि ये टाइम कितना हो गया है, ये हो गया है 2 वर्ष। 2 वर्ष यहां हो गए और 1 वर्ष आपका कहां हो गया, यहां हो गया। और हमारे संविधान में बाकायदा मेंशन है
किसी प्रांत में राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि कितनी होगी? 3 वर्ष होगी। अब ये 3 वर्ष से आगे नहीं बढ़ेगा, तो राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि कितनी होती है? 3 वर्ष होती है। तो आपको पूरा समझ में आ गया? फिर से समझा देता हूं। राष्ट्रपति शासन की घोषणा होगी, 2 माह के भीतर संसद के दोनों सदनों से क्या करना पड़ेगा? हमको इसको अनुमोदित कराना पड़ेगा। अनुमोदन कौन सी मेजोरिटी से होगा? सिंपल मेजोरिटी से होगा, यानी साधारण बहुमत से होगा। पहली बार जब अनुमोदित कराएंगे तो घोषणा का विस्तार 6 माह के लिए हो जाएगा। इसी प्रक्रिया से दूसरी बार अनुमोदित कराएंगे, घोषणा का विस्तार फिर से 6 माह के लिए हो जाएगा। टोटल ड्यूरेशन कितना हो जाएगा? 1 वर्ष का हो जाएगा। अगर 1 वर्ष से ज्यादा हमें राष्ट्रपति शासन की घोषणा का विस्तार कराना है, उसके लिए हमें 2 शर्तों को पूरा करना जरूरी है। पहली शर्त कौन सी है? आर्टिकल 352 के तहत भारत में या भारत के किसी प्रांत में राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो। दूसरी शर्त कौन सी है? भारत का चुनाव आयोग यहाँ लिखकर प्रमाणित कर दे कि उस प्रांत में चुनाव कराना संभव नहीं। उसी कंडीशन पर आप क्या करेंगे? 6 माह करके आप इसको 2 वर्ष तक बढ़ा सकते हैं, क्योंकि 1 वर्ष वहां पूरा हो चुका है और 2 वर्ष तक इसको बढ़ा सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि 1 वर्ष पूरा हो गया सीधे 3 वर्ष हो जाएगा। ये जब भी बढ़ेगा तो आपको हर 6 माह के बाद क्या करना पड़ेगा? संसद में दोनों सदनों से साधारण बहुमत से इस बिल को अनुमोदित कराना ही पड़ेगा। ये पूरी प्रक्रिया फॉलो करनी पड़ेगी माय डियर स्टूडेंट। तो अधिकतम अवधि कितनी हो गई? 3 वर्ष। फिर आप कहेंगे सर आप गलत तो नहीं पढ़ा रहे हैं, फिर पंजाब में 5 साल कैसे लग गया? 1987 से लगा और 1993 तक चला। कश्मीर में इतना लंबे समय तक राष्ट्रपति शासन कैसे लग गया? क्या सरकार ने जो संविधान में लिखा है, क्या उसकी अवहेलना कर दी? क्या सरकार ने संविधान को मानना छोड़ दिया? क्या सरकार तानाशाह हो गई? ऐसा बिल्कुल नहीं है माय डियर स्टूडेंट, क्योंकि हमारे यहाँ संविधान सर्वोच्च है और संविधान सर्वोच्च है, संविधान की सर्वोच्चता है। हमारे यहाँ कोई भी नियम कानून, कोई भी रूढ़ी, कोई भी परंपरा, कोई भी लॉ, कोई भी उपनियम, सब संविधान को आधार बनकर बनाया जाता है। और सरकार कोई भी काम करेगी अगर वो संविधान के अनुरूप नहीं है तो हमारा रेफरी बैठा है, वो क्या करेगा? सरकार के कान कर देगा। फिर क्या हमने 3 वर्ष में संविधान में जो लिखा उसकी हमने अवहेलना कैसे कर दी? अवहेलना नहीं की। जब हमें राष्ट्रपति शासन 3 वर्ष से ज्यादा आगे बढ़ाना था तो हमने संविधान में संशोधन किया। 59वां संविधान संशोधन किया गया और उसमें लिखा गया पंजाब अपवाद है जहां राष्ट्रपति शासन की घोषणा का विस्तार 3 वर्ष से ज्यादा किया जा रहा है। दोस्तों, हमने संविधान का उल्लंघन नहीं किया, हमें संविधान में इसके लिए संशोधन करना पड़ा। तो अगर 3 वर्ष से आगे बढ़ेगा तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। उसके बाद ही राष्ट्रपति शासन की घोषणा का विस्तार आप 3 वर्ष से ज्यादा कर पाओगे, अन्यथा आप नहीं कर पाओगे। आई थिंक आपको यहाँ पर सब कुछ समझ में आ गया। अब मैं एक छोटी सी लाइन लिखा देता हूँ जहां पर मैंने आपको 2 शर्तें लिखाई थी कि 3 वर्ष तक, 1 वर्ष से ज्यादा राष्ट्रपति शासन को अगर एक्सटेंड करना हो तो 2 शर्तें पूरी होंगी। तो वहां पर आप नोट करके एक पॉइंट लिख लीजिए और मैं 2-3 पॉइंट लिखा देता हूं जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, जहां से बहुत ही फैक्चुअल, बहुत ही एनालिटिकल टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। लिखिए, राष्ट्रपति शासन को 1 वर्ष से अधिक बढ़ाने के लिए भी, राष्ट्रपति शासन को 1 वर्ष से अधिक बढ़ाने के लिए भी हर बार 6 माह के बाद संसद के दोनों सदनों का अनुमोदन आवश्यक है। हर बार 6 माह के बाद संसद के दोनों सदनों का अनुमोदन आवश्यक है। संसद के दोनों सदनों का अनुमोदन आवश्यक है। ठीक है। अब इसमें दूसरा पॉइंट लिखिए, नोट करके लिखिए। देखिए, अगर किसी प्रांत में राष्ट्रपति शासन की घोषणा हो गई, अगर किसी प्रांत में राष्ट्रपति शासन की घोषणा हो गई, अगर किसी प्रांत में राष्ट्रपति शासन की घोषणा की गई, कर दी गई, ऐसे लिखिए, अगर किसी प्रांत में राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर दी गई और उसी दौरान लोकसभा भंग हो जाए,
और उसी दौरान लोकसभा भंग हो जाए, तब तब संविधान के उच्च सदन यानी लिखिए तब संविधान के उच्च सदन यानी कि राज्यसभा से तब संविधान के उच्च सदन यानी कि राज्यसभा से 2 माह के भीतर घोषणा का अनुमोदन करा लिया जाएगा। 2 माह के भीतर घोषणा का अनुमोदन करा लिया जाएगा। 2 माह के भीतर घोषणा का अनुमोदन करा लिया जाएगा। और जैसे ही नई लोकसभा पुनर्गठित होगी पुनर्गठन के 1 माह के अंदर ही लोकसभा से भी साधारण बहुमत से अनुमोदन करा लिया जाएगा। लोकसभा से भी राष्ट्रपति शासन की घोषणा का साधारण बहुमत से अनुमोदन करा लिया जाएगा। लोकसभा से भी राष्ट्रपति शासन का साधारण बहुमत से अनुमोदन करा लिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है माय डियर स्टूडेंट, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। और अगर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आई तो आप वीडियो को फिर से देखिए। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, ठीक है ना। और अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप मुझसे कांटेक्ट कीजिए, कमेंट सेक्शन में आप बताइए, मैं आपकी प्रॉब्लम को ज़रूर सॉल्व करूँगा, क्योंकि मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ही खड़ा हूँ। ओके ऑल माय डियर स्टूडेंट, बस आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए, पूरी मेहनत कीजिए, बस मैं आपसे यही कहता हूँ और मैं ईश्वर से यही कामना करता हूँ कि आप जो आपने स्वप्न देखे हैं, जो आपने अपने ड्रीम सजोए हैं, आप उसमें हमेशा कामयाब हों। ठीक है, चलता हूँ, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। ओके, टेक केयर।